The trading and P&L of the Clear Sound Company for the year ended 31st December 2005 is given in the following form, जिसमें परचेज दे रखी है रेडियो, ट्रांजिस्टर और स्पेयर पार्ट्स की, जिनको तीनों को ABC दे रखा है। इसके बाद सेल्स दे रखी है और क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है अलग अलग। इसके अलावा सैलरी, वेजेस, रेंट और सेंट्री एक्सपेंसेस तीनों के कंबाइन करके दे रखे हैं। क्वेश्चन में बोला है कंसीडरिंग द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग P&L अकाउंट इन द कॉलमनर फॉर्म, रेडियो एंड ट्रांजिस्टर आर सोल्ड एट शोरूम, सर्विसेज एंड रिपेयर आर कैरिड इन वर्कशॉप। कह रहे हैं जो डिपार्टमेंट है वहां पे तीन डिपार्टमेंट है ABC। ए में रेडियो को सेल किया जाता है, बी में ट्रांजिस्टर्स को सेल किया जाता है और सी में सर्विस सेंटर सर्विस होती है। ठीक है, अगर हम इसके देखिए परचेज दे रखा है, सेल दे रखा है, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, यानी कि हमारा ट्रेडिंग अकाउंट तो बन जाएगा। लेकिन बाकी एक्सपेंसेस को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे सैलरी, वेजेस है, रेंट है, सेंट्री एक्सपेंसेस है, इनको हमें अलग अलग कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम बनाएंगे वर्किंग नोट, जिसमें हम लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ सैलरी एंड वेजेस, कैलकुलेशन ऑफ सैलरी एंड वेजेस। सैलरी और वेजेस को कैलकुलेट करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्वेश्चन में बोला है सैलरी और वेजेस आर डिवाइडेड एज फॉलो, शोरूम 3/4 एंड वर्कशॉप 1/4। तो सैलरी और वेजेस जो कि जिसका टोटल अमाउंट 2,40,000 रुपीस है, इस 2,40,000 रुपीस को शोरूम यहाँ पर दो चीजें सोल्ड होती हैं, ए और बी। कहां सोल्ड होता है, शोरूम में। तो शोरूम में आप जो सैलरी का पार्ट दे रहे हो उसको 3/4 दे देगा शोरूम को, तो यानी कि 2,40,000 का 3/4 कर लीजिए, यानी कि 1,80,000 रुपीस आपने शोरूम में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। इसके अलावा जो सर्विस सेंटर है, जिसको हम सी पार्ट बोल रहे हैं, सर्विस सेंटर जिसको हम क्या मान रहे हैं, सी पार्ट, सी डिपार्टमेंट मान रहे हैं, इसमें आप 1/4 डिस्ट्रीब्यूट करते हो, तो 2,40,000 इंटू 1/4, तो यहाँ पे आपका 60,000 आ जाएगा। जब आप सैलरी वेजेस शोरूम में अलग बांट दोगे, सर्विस सेंटर में अलग बांट दोगे, लेकिन हमारे पास ए, बी और सी डिपार्टमेंट है, सी डिपार्टमेंट का तो अलग बढ़ गया, ए और बी का कैसे अलग होगा? ए और बी का अलग करने के लिए क्वेश्चन में आगे बोला है द शोरूम सैलरी एंड वेजेस आर डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ 1:2, यानी कि अब ये जो 1,80,000 रुपीस हैं, इसको ए और बी जो कि शोरूम है, इसमें 1:2 के रेशियो में बांटेंगे, यानी कि 1/3 और 2/3। अगर 1,80,000 को 1/3 और 2/3 में बांटूंगा तो यहाँ पे 60,000 रुपए आ जाएगा, यहाँ पर 1,20,000 आ जाएगा। ये 60,000 और 1,20,000 कहां से आया? जो 1,80,000 है उसको 1/3 करा तो 60,000 आया, 2/3 करा तो 1,20,000 आया। ये हमारी पहली चीज जो सैलरी और वेजेस थी 2,40,000 की, जो शोरूम ए, बी और सर्विस सेंटर सी में डिस्ट्रीब्यूट हो गई। इसके बाद दूसरी वर्किंग नोट देखते हैं, दूसरे में है रेंट। रेंट के बारे में क्वेश्चन में सी पॉइंट लिखा हुआ है, कह रहे हैं द वर्कशॉप रेंट इज 1,250 पर मंथ, द रेंट ऑफ द शोरूम इज टू बी डिवाइडेड इक्वली बिटवीन ए एंड बी डिपार्टमेंट। देखिए रेंट जो क्वेश्चन में दे रखा है वो 54,000 रुपीस का दे रखा है। इस 54,000 रुपीस के रेंट में कह रहे हैं जो आपका वर्कशॉप का रेंट है वो 1,250 रुपए, यानी कि अगर मैं इसको ए, बी, सी अलग अलग बांटना है तो कह रहे हैं सी का तो 1,250 रुपए पर मंथ है, यानी कि 1,250 पर मंथ इंटू 10, ये आ गया आपका 15,000 रुपए। सी का तो 15,000 हो गया, बाकी जो बचा 54,000 में से, अब 54,000 में से मैंने सी का रेंट माइनस करा तो मेरे पास कितना डिफरेंस आया? 39,000 रुपीस। 39,000 कहां से आया? आप यहाँ ए और बी में लिख सकते हो, ऊपर 54,000 माइनस रेंट ऑफ सी दैट इज 15,000, तो आपके पास कितने रुपए बचे? 39,000। ये 39,000 रुपीस ए और बी में इक्वली बढ़ जाएगा 1:1 में, यानी कि 1/2 और 1/2। इसमें आ गया 19,500 और इसमें भी आ गया 19,500 रुपए। ठीक है, तो अगर हम देखें तो यहाँ पे इनके नीचे अंडरलाइन कर ले रहे हैं, ये सी डिपार्टमेंट का हो गया, ये ए डिपार्टमेंट का सैलरी वेजेस हो गया, ये बी का हो गया। इसी तरह से ये ए का रेंट हो गया, ये बी का रेंट हो गया और ये सी का रेंट हो गया। इसके बाद अगले पॉइंट पे देखें तो सेंट्री एक्सपेंसेस, जो तीसरा पॉइंट है हमारा सेंट्री एक्सपेंसेस का, तो सेंट्री एक्सपेंसेस में क्वेश्चन में दे रखा है 55,000 रुपीस। सी में जो सेंट्री एक्सपेंसेस है, सेंट्री एक्सपेंसेस वो दे रखा है 55,000 रुपीस का। 55,000 को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे? कह रहे हैं दीस वर्क्स सेंट्री एक्सपेंसेस आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर ऑफ ईच डिपार्टमेंट। अब टर्नओवर रेशियो अभी मैंने बताया था, टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू सेल्स रेशियो। तो अगर मैं इन्हें सेल्स रेशियो में बांटूंगा तो उसके लिए पहले मुझे ए, बी और सी की सेल फाइंड करनी पड़ेगी। ए, बी और सी की सेल तो हमें पता है, क्वेश्चन में दे रखी है, इसका हमें क्या करना पड़ेगा? सेल का रेशियो निकालना होगा। तो अगर मैं सेल का रेशियो देखूं तो यहाँ पे मेरे पास ए की सेल है 7,50,000, बी की सेल है, इसको थोड़ा इधर लिख लेते हैं, सेल्स रेशियो को यहाँ पे लिख लेते हैं इधर। अगर मैं रेशियो निकालूं तो ए, बी, सी की बात करूं तो ए की सेल कितनी है? ए की सेल है 7,50,000, बी की सेल है 5 लाख और सी की सेल है 1,25,000। यानी कि अगर मैं इन तीनों को सेल्स रेशियो में बांटूंगा तो इसका रेशियो पहले तो निकालना पड़ेगा और रेशियो आएगा 6:4:1, यानी कि 6:4:1, यानी कि 55,000 जो कि ए, बी, सी में बंटना है, ये कैसे बंटना है? 6:4:1। ठीक है, तो 6/11, 4/11 और 1/11। 6/11 करा तो यहाँ पे आ गए 30,000 रुपए। ठीक है, 4/11 करा तो यहाँ पे आ गए आपके 20,000 रुपए और 1/11 करा तो यहाँ पे आ गया आपका 5,000 रुपए। सबसे पहले तो आप इन एक्सपेंसेस को फटाफट नोट कीजिए, इनको नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको अगला पॉइंट बताता हूँ। डिपार्टमेंट बी और डिपार्टमेंट सी। ठीक है, डिपार्टमेंट ए, बी, सी हो गया। सबसे पहले ट्रेडिंग में ऊपर क्या लिखेंगे? 2 में ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे।
ओपनिंग स्टॉक है नहीं, नील है। उसके बाद 2 में आएगा परचेज। परचेज देखें तो ए की 7,03,500 है, बी की 4,53,000 है, सी की 3,22,000 है। ठीक है, इसके बाद बाय में सेल्स आ जाएगी और क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा, क्योंकि ना तो कोई वेजेस है ना कोई वेजेस है तो, लेकिन सैलरी एंड वेजेस है इसलिए वो P&L में आएगा। सेल्स की बात करें तो 7,50,000, 5 लाख और 1,25,000, ये बाय में सेल्स आ जाएगी। सेल्स आने के बाद ट्रांजिस्टर्स बाय में क्लोजिंग स्टॉक आएगा। क्लोजिंग स्टॉक हमारा आएगा 3,05,000, 1,01,500 और 2,23,000। इसका हम टोटल कर लेंगे। टोटल करेंगे तो यहाँ पे 10,50,500 आएगा, इधर आएगा 6,01,500, इसका आएगा 3,48,000। जब ये कर लेंगे तो इधर का टोटल कम है, उधर का टोटल ज्यादा है, क्रेडिट साइड वाला टोटल ज्यादा है, डेबिट वाला कम है, तो यहाँ पे 2 में आएगा ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट हमारा कैरी डाउन हो जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे आएगा, इस टोटल को इसमें से माइनस करके, तो टोटल आ रहा है 10,50,500, 6,01,500 और 3,48,000। 3,48,000 में से 22,000 माइनस करेंगे तो 26,000 आएगा। 453 में से 6 लाख माइनस करेंगे तो 1,48,500 आ जाएगा। और क्रॉस प्रॉफिट आ रहा है भाई, बाय का टोटल ज्यादा है, और इधर माइनस करेंगे, इधर कितना आएगा 2 लाख। अच्छा समझ गया, इधर आएगा 3 लाख, कितना आ रहा है इधर ग्रॉस प्रॉफिट, हां कितना आ रहा है, कैलकुलेट करिए। 7 3 10 लाख, 10 लाख 40 3,47,000, 3,47,000 आएगा। ठीक है, जब ये आ जाएगा 3,47,000, इसके बाद हम इसमें ग्रॉस प्रॉफिट को नीचे लिख के P&L के एक्सपेंडिचर लिखेंगे जो हमने अभी कैलकुलेट करे थे। बाय में लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट, सर मैंने टोटल ब्रॉट डाउन, कोई बात नहीं ग्रॉस प्रॉफिट 3,47,000 आएगा, 1,48,500 आएगा और 26,000 आएगा। इसके बाद मैं 2 में एक्सपेंसेस लिखूंगा जिसमें मैंने सैलरी और वेजेस अभी डिस्ट्रीब्यूट करा था। सैलरी और वेजेस कितना कितना बचा था, 60,000 1 20 और 60, 60,000 1 20 और 60,000। सैलरी और वेजेस बांटने के बाद रेंट बांटा था, और रेंट हमारा आया था 19,500 और 15,000, 19,500, 19,500 और 15,000। इसके बाद सेंट्री एक्सपेंसेस हमने डिस्ट्रीब्यूट किए थे। सेंट्री एक्सपेंसेस हमारे आ रहे थे 30 20 5, 30,000 20,000 और 5,000। ठीक है, अब इसके बाद अब हम नेट प्रॉफिट निकालने के लिए कि हम चेक करेंगे हमारा नेट प्रॉफिट आ रहा है, नेट लॉस आ रहा है, हम क्या करेंगे, पहले ग्रॉस प्रॉफिट 347 है, इधर एक्सपेंडिचर कम है तो इधर तो नेट प्रॉफिट ही आएगा, 2 में नेट प्रॉफिट आएगा। इधर के बी वाले के एक्सपेंसेस देखें तो यहाँ वाले 48,000 है, यहाँ ज्यादा है, तो बी वाले में तो मुझे लग रहा है नेट लॉस आएगा, बाय में नेट लॉस आएगा 11,000, और सी वाले में भी ये ज्यादा है तो नेट लॉस आएगा। तो अगर मैं इसको चेक करूं तो हमारा इधर का 3,47,000 रुपीज आ गया, और ए में नेट प्रॉफिट आ रहा है 3,47,000 रुपीज में से मैं ऊपर के एक्सपेंडिचर माइनस करूंगा तो यहाँ 2,37,500 आ रहा है। इधर का टोटल करूं 1,59,500 आ रहा है, 1,59,500 में से इसको माइनस करें तो यहाँ पे 11,000 रुपए का प्रॉफिट बच रहा है, सॉरी लॉस आ रहा है 11,000 का। इसको जोड़ें 60 70 80,000 रुपीज इधर का टोटल आ रहा है। इस 80,000 रुपीज में से 26,000 को माइनस करें तो यहाँ पे नेट लॉस आ रहा है 54,000 रुपीज। ये सारा हमारा लॉस आ रहा है और ये क्वेश्चन कंप्लीट